नमस्कार। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि पद्माकर की काव्यगत विशेषताएं। रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन करने पर या रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन कर हम ये जान चुके हैं कि रीतिकालीन साहित्य का जो स्वरूप तथा विशिष्ट दशा दिखाई देती है वह सब युगीन परिस्थितियों की ही देन है। इस दृष्टि से इस युग में जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा युगीन परिस्थितियों की ही प्रेरक तत्व के रूप में वह सामने आता है, क्योंकि साहित्य का स्वभाव है अपनी प्रवृत्तियों को समाज से ग्रहण कर यथावत चित्रण करना। इसलिए किसी भी रचनाकार के लिए बाह्य परिस्थितियाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत जिस रीतिकालीन पृष्ठभूमि में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हमने अध्ययन किया था, तो उसमें रीतिकालीन साहित्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर कर आती हैं, उन विशेषताओं में हमने जो महत्वपूर्ण विशेषताएं जानी थी उनमें प्रमुख थी रीति की विवेचना करना, रीति ग्रंथों का सृजन करना, श्रृंगारिकता का वर्णन करना, अलंकारिकता को महत्वपूर्ण स्थान देना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन करना, बहुज्ञता तथा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर बल देना, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण तथा भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण तथा कलात्मक सौंदर्य के रूप में काव्य का कला पक्ष अत्यंत उत्कृष्ट बन जाना, ये है सभी रीतिकालीन साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं। यह सभी विशेषताएं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत भी मानी जाती हैं। इसी क्रम में आज हम रीतिकालीन साहित्य में रीतिबद्ध काव्यधारा जिन विशेषताओं का अभी हमने अध्ययन किया है, जिनके बारे में हमने जानना है, वह विशेषताएं रीतिकाल की भी विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं तथा अधिकांशतः रीतिबद्ध कवियों की विशेषताओं में भी सम्मिलित की जाती हैं, क्योंकि जो विशेषताएं रीतिकाल की रही हैं वही विशेषताएं रीतिबद्ध काव्यधारा की भी मानी जाती हैं। अतः उसी रीतिबद्ध काव्यधारा में पद्माकर की काव्यगत विशेषताएं क्या रही हैं, उन विशेषताओं का आज हम इस रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहते हुए इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। तो पद्माकर जो थे, इनका जो वंश थे या इनका जो कुल था, उनके अन्य लोग भी कवि थे। इसी कारण इनका वंश का नाम भी कविश्वर पड़ गया था। रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मानित कवि थे। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी पद्माकर ने हिंदी और संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना जितना योगदान दिया है, उतना योगदान या उतना उदाहरण अन्यतर दुर्लभ है। इस प्रकार पद्माकर ने एक प्रतिभा संपन्न कवि का परिचय दिया है। इन्हें आशु कवित्व शक्ति अपने पहले के कवियों और संस्कृत विद्वानों की सुदीर्घ वंश परंपरा से ही प्राप्त थी। इस प्रकार इन्होंने उत्कृष्ट श्रेणी की कविता हिंदी साहित्य के रीतिकालीन साहित्य को प्रदेय की है। पद्माकर चूँकि या जैसी परंपरा रही है रीतिकालीन साहित्य की, जिन्होंने राज दरबारों के वातावरण में रहकर ही काव्य रचना की है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ही पद्माकर भी राज दरबारी कवि के रूप में कई नरेशों से सम्मानित किए गए थे। अतः वे अनेक राज दरबारों में सम्मानपूर्वक रहे। सुधाकर पांडे ने उनके विषय में लिखा भी है, पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदा से ही रही है। अतुल संपत्ति उन्होंने अर्जित की और संग साथ सदा ऐसे लोगों का रहा जो दरबारी संस्कृति में डूबे हुए लोग थे। उनके लिए ये कहा जाता है कि सभी राज दरबारों में उनका पूर्ण सम्मान किया जाता था। इस प्रकार न केवल काव्य की दृष्टि से कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, अपितु राज दरबारों के वातावरण में भी उनको भरपूर सम्मान तथा सहयोग मिला था। इस प्रकार ग्रंथ के आधार पर या उनकी कृतियों के आधार पर हम देखते हैं तो उन्होंने अजयगढ़ के गुसाई अनूप गिरी या हिम्मत बहादुर की काव्यात्मक प्रशंसा में हिम्मत बहादुर विरुदावली तथा जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली और सवाई जगत सिंह के लिए जगत विनोद तथा ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के सम्मान में आलीजा प्रकाश। इसके अतिरिक्त जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशस्ति में ईश्वर पच्चीसी जैसी सुप्रसिद्ध कविता ग्रंथों की रचना की है।
यूँ तो पद्माकर जी के रचित ग्रंथों में कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु फिर भी उनमें हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, आलेजा प्रकाश, प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रबोध प्रचासा, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, प्रताप सिंह सफ़रनामा, राजनीति कली, रायसा हितोपदेश आदि प्रमुख रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो पद्माकर को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। इसके काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम अध्ययन करें तो पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति तथा राजदरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का जैसा मार्मिक चित्रण किया है वैसा अन्यतर दुर्लभ है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा भाषा की जो अनुभूति है उसके द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। पद्माकर का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके ऋतु वर्णन में इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं तथा ऋतु वर्णन में उन्होंने आलंकारिक वर्णन का जो दृश्य दिखाया है उसका प्रभाव प्रवृत्ति कवियों पर भी सघन रूप से पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस काव्यमय पद्माकर की जो भाषा शैली है वह सरस तथा काव्यमय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ऋतुकालीन कवियों की या ऋतुकाल की एक ही महत्वपूर्ण भाषा रही है, वह ब्रज भाषा है। तो वही ब्रज भाषा इनकी काव्य की भी प्रमुख रही है। उसी ब्रज भाषा को इन्होंने सरस काव्यमय तथा सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे सिद्धहस्त हैं, यानी पाठकों के समक्ष या पाठकों के मानस पटल पर कविता के माध्यम से बिंब बनाना उनकी कविताओं के माध्यम से सफल हो पाया है। छंदों का प्रयोग भी उनकी कविताओं की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है तथा छंदों के द्वारा कविता का अनुशासन करना उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है। छंदानुशासन और काव्य प्रवाह की दृष्टि से दोहा, सवैया और कवित्व पर जैसा असाधारण अधिकार पद्माकर का दिखाई देता है वैसा किसी अन्य मध्यकालीन कवि की रचनाओं में हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार ब्रज भाषा में उत्कृष्ट श्रेणी का उन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें श्रृंगार, भक्ति और वीरतापूर्ण राज प्रशस्ति लिखकर अपने कवित्व का इन्होंने परिचय दिया है। बिंब की प्रधानता, भावात्मकता तथा संगीतात्मकता इनकी काव्य की मुख्य गुण रही हैं। ब्रज भाषा के अलावा संस्कृत और प्राकृत पर भी पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। इनके अप्रकाशित संस्कृत लेखन पर गहन शोध कार्य किया गया है। इस प्रकार पद्माकर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मध्यकालीन या ऋतुकालीन में ऋतुबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत पद्माकर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है।